कॉस्टिंग एक टेक्निक है या मैं कहूँ एक प्रोसेस है जिसकी मदद से हम कॉस्ट को कैलकुलेट करते हैं। अब देखो ध्यान से सुनो, इस लाइन के अंदर दो वर्ड इंपॉर्टेंट है, एक टेक्निक और दूसरा प्रोसेस। कॉस्टिंग की अपनी कई सारी टेक्निक्स होती हैं, कॉस्टिंग की अपने कई सारे मेथड्स होते हैं। अभी हम बाद में पढ़ेंगे कॉस्टिंग की टेक्निक्स कौन कौन सी होती हैं और कॉस्टिंग के मेथड्स कौन कौन से होते हैं, और बेसिकली टेक्निक और मेथड्स के अंदर क्या डिफरेंस होता है उसको भी छोड़ो। आप ऊपर ऊपर से अभी आइडिया लो मोटा मोटा कि ये कहना क्या चाहता है। कॉस्टिंग एक टेक्निक है या मैं कहूँ एक प्रोसेस है जिसकी मदद से हम कॉस्ट को एसरटेन कर लेते हैं, यानी कॉस्ट को फाइंड आउट कर लेते हैं। क्योंकि बेसिकली हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग का बेसिक पर्पस क्या है, कॉस्ट को कैलकुलेट करना। तो अब ये कह रहा है कॉस्टिंग वो टेक्निक है। अब टेक्निक कई सारी हो सकती हैं। अब टेक्निक को लेके एक एग्जांपल को लेके चलते हैं। देखो बिजनेस कई सारे अलग अलग तरीके के होते हैं। मैं बात करूँ कंस्ट्रक्शन बिजनेस एक अलग तरीके का होता है, ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस एक अलग तरीके का होता है, होटल बिजनेस एक अलग तरीके का होता है, हॉस्पिटैलिटी का बिजनेस एक अलग तरीके का होता है, टेक्सटाइल बिजनेस एक अलग तरीके का होता है, पेट्रोलियम बिजनेस एक अलग तरीके का होता है। तो हर बिजनेस अलग अलग तरीके के होते हैं, हर बिजनेस के अंदर अपनी अलग अलग कॉस्ट लगती है और हर बिजनेस की कॉस्ट को कैलकुलेट करने की अलग अलग टेक्निक्स होती हैं। आप ये नहीं कह सकते कि एक पर्टिकुलर टेक्निक कॉस्ट को कैलकुलेट करने की अगर एक बिजनेस के अंदर लग रही है तो वही सेम टेक्निक या मैं कहूँ सेम मेथड दूसरे बिजनेस के अंदर भी लग जाएगा कॉस्ट को कैलकुलेट करने के लिए। ऐसा कभी नहीं हो सकता। हर बिजनेस के अंदर अपने अपने फॉर्मूले हैं, अपने अपने कुछ प्रिंसिपल्स हैं जिसकी मदद से हम उस बिजनेस की कॉस्ट को कैलकुलेट करते हैं। तो यहां पर ये यही बात कह रहा है कि कॉस्टिंग का मतलब हो गया टेक्निक जिसकी मदद से आप अपनी कॉस्ट को कैलकुलेट करते हो, या वो प्रोसेस जो आप लगाते हो जिसकी मदद से आप अपनी कॉस्ट को कैलकुलेट करते हो। तो समझ में आ गया। इट कंसिस्ट ऑफ प्रिंसिपल्स एंड रूल्स विच आर यूज्ड फॉर डिटरमाइनिंग। इसके अंदर प्रिंसिपल्स होते हैं। मैंने आपको बताया हर बिजनेस के अंदर अपनी कॉस्ट को कैलकुलेट करने के अलग रूल्स और प्रिंसिपल्स होते हैं। तो इट कंसिस्ट ऑफ प्रिंसिपल। कॉस्टिंग के अंदर प्रिंसिपल्स होते हैं, रूल्स होते हैं जो हम यूज करते हैं डिटरमाइन करने के लिए अपनी कॉस्ट को। अब कॉस्ट दो चीजों की हो सकती है, या फिर प्रोडक्ट की या फिर सर्विस की। अब प्रोडक्ट की कॉस्ट भी अलग तरीके से फाइंड आउट की जाती है और सर्विस की कॉस्ट भी अलग तरीके से फाइंड आउट की जाती है। इसके ऊपर हमारे पूरे पूरे चैप्टर हैं, किस तरीके से प्रोडक्ट की कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं, किस तरीके से सर्विसेज की कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं। उसको हमें बहुत डिटेल में पढ़ना है आगे अपने चैप्टर्स के अंदर, तो उसको हम बाद में देखेंगे। तो अभी फिलहाल के लिए इतना समझते हैं। द कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग अ प्रोडक्ट। हमने कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर किया है, उसकी कॉस्ट को हमें कैलकुलेट करना है। अब मैन्युफैक्चरिंग हम क्या क्या कर सकते हैं, यहाँ पर सामने एग्जांपल दे रखे हैं, मोटर कार, फर्नीचर, कंप्यूटर, केमिकल, स्टील, पेपर एक्सेट्रा। तो आपने इतने सारी चीजें देखी, ये सब चीजें मैन्युफैक्चर होती हैं। दो तीन एग्जांपल लेके चलते हैं, दो तीन एग्जांपल को अच्छे से समझते हैं। सबसे पहला एग्जांपल पकड़ते हैं हम ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री यानी मोटर कार का। अगर मैं मोटर कार की बात करूं, ये मुझे ये बताओ एक कार बनाने में कितनी कॉस्ट लगती होगी और कौन कौन सी कॉस्ट लगती होगी। हम एग्जांपल ले लेते हैं मारुति का। मारुति एक कंपनी है जो कार को मैन्युफैक्चर करती है। तो मान के चलो कोई भी कार हो, कार का नाम जानना, मॉडल नंबर जानना इस समय इतना जरूरी नहीं है। कोई भी कार को अपने दिमाग में इमेजिन कर लो और सोच के देखो कि उस पर्टिकुलर कार को बनाने के लिए आखिर कौन कौन सी कॉस्ट लगती होगी। मैं आपको थोड़े बहुत एग्जांपल देता हूं, आप सोच के देखो। एक कार के कंपोनेंट को अगर हम अलग अलग तरीके से देखें, क्योंकि कार तो फाइनली जो है असेंबल होती है पूरी की पूरी, तो उसके कंपोनेंट क्या क्या होते होंगे। मारुति कंपनी को उस कार के व्हील की कॉस्ट अलग से निकालनी होती होगी, टायर की कॉस्ट अलग से निकालेगा, बॉडी की कॉस्ट अलग से निकालेगा, स्टीयरिंग व्हील की कॉस्ट अलग से निकालेगा, सीट की कॉस्ट अलग से निकालेगा, उसके सीट बेल्ट की कॉस्ट अलग से निकालेगा, विंडो फ्रेम की अलग से निकालेगा, ब्रेक की अलग से होगी, रेडिएटर की अलग से निकलेगी। अब रेडिएटर क्या होता है, रेडिएटर होता है जो इंजन को गर्म होने से बचाता है। रेडिएटर जो होता है बेसिकली आगे के साइड लगा होता है, जो इंजन से जो हीट निकलती है उसकी हीट को कम करने में मदद करता है। बैटरी भी लगी होती है, गियर लीवर भी लगा होता है, हेडलाइट भी लगी होती है, इंजन लगे होते हैं, फ्यूल टैंक लगा होता है, मफलर लगा होता है। अब कई लोग बोलते हैं मफलर क्या होता है। मफलर जो होता है वो आपके इंजन की नॉइस को रिड्यूस करने में मदद करता है। स्पीडोमीटर लगा होता है, विंडशील्ड लगी होती है। तो अभी तो मैंने 2 4 5 6 एग्जांपल लिए, कई सारी चीजें लगती हैं एक कार को प्रोड्यूस करने में। आप सोचो हर चीज की कॉस्ट अलग अलग उनको फाइंड आउट करनी है, क्योंकि हर कंपोनेंट को अलग अलग तरीके से मैन्युफैक्चर करना है, हर कंपोनेंट को सेपरेटली बनाना है। और सेपरेटली बनाने में हर कंपोनेंट के लिए अलग से रॉ मटेरियल लगता होगा, लेबर लगती होगी, मशीनरी लगती होगी, एक पर्टिकुलर एरिया लगता होगा जहां पर वो फैक्ट्री होगी, स्पेशलाइज मशीनरी, स्पेशलाइज लेबर, वो रॉ मटेरियल लाने के लिए लोडिंग अनलोडिंग का खर्चा अलग से लगता होगा। तो कितना सारा काम होता होगा, कितना सारी कैलकुलेशन होती होगी जो मारुति कंपनी करती होगी अपनी कार की कॉस्ट निकालने के लिए और फाइनली मार्केट के अंदर कस्टमर के लिए सेलिंग प्राइस निकालने के लिए। तो कितना बड़ा काम करना होता है एक ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालने के लिए।
या ऐसी हम बात करें फर्नीचर की, फर्नीचर के लिए क्या क्या लगता है, फर्नीचर के लिए वुड लगता है, नेल लगते हैं, स्क्रू लगते हैं, नट्स लगते हैं, फेविकॉल लगता है, लेदर लगता है। मैं आपको 2-4 एग्जांपल बता रहा हूँ, कई सारी चीजें लगती हैं। इन सब की कॉस्ट अलग अलग से कैलकुलेट करनी होती है और फाइनली हम इन सबको एड ऑन करके ये चेक करते हैं कि आखिर हमारा प्रोडक्ट का सेलिंग प्राइस क्या निकलेगा। सेलिंग प्राइस तभी निकाल पाएंगे जब हम अपनी कॉस्ट कैलकुलेट कर पाएंगे। और छोड़ना कोई भी चीज नहीं है, हर चीज को ध्यान में रखते हुए, हर चीज को दिमाग में रखते हुए कॉस्ट की कैलकुलेशन करनी है। अगर कोई भी चीज छूटी तो नुकसान बहुत बड़ा हो सकता है, तो सभी कॉस्ट को कंसिडर करना है। तो कितना बड़ा काम है अपने आप में कॉस्ट को एसर्टेन करना या कॉस्ट को फाइंड आउट करना। यही अगर मैं कंप्यूटर की बात करूं, आप देखते हो कंप्यूटर मैन्युफैक्चर होता है, कंप्यूटर के अंदर कितनी सारी चीजें लगती हैं, आपको पता भी होगा, आप जानते भी हो। एक कंप्यूटर असेंबल होता है, तो असेंबल होने के लिए हम उसमें कितनी सारी चीजों का इस्तेमाल करते हैं। अब ऊपर से कंप्यूटर का स्ट्रक्चर देखते हो, एक मॉनिटर होगा, उसके साथ उसका कीबोर्ड होगा, माउस होगा, सीपीयू होगा, तो ये सारी चीजें हो गई। लेकिन एक सीपीयू बनाने में भी अगर मैं बोलूं, कंप्यूटर का मेन कंपोनेंट तो सीपीयू होता है। सीपीयू बनाने के अंदर भी कितनी सारी चीजें लगती हैं। कंप्यूटर का सीपीयू के अंदर जो है उसका प्रोसेसिंग यूनिट लगेगा, उसका कैबिनेट लगेगा, फैन लगेगा, मदरबोर्ड लगेगा, रैम लगेगी, पावर सप्लाई यूनिट लगेगी, हार्ड ड्राइव लगेगी। हार्ड ड्राइव में भी 2 चीजें लगती हैं, एचडीडी और एसएसडी। एचडीडी क्या होती है, हार्ड ड्राइव डिस्क, और एसएसडी क्या होती है, सॉलिड स्टेट ड्राइव। और भी क्या क्या चीजें लगती हैं, ऑप्टिकल ड्राइव लगती है जिसमें आप डीवीडी डालते हो, जहां से डीवीडी अंदर जाती है। मॉनिटर लगते हैं, मॉनिटर भी आजकल कितने अलग अलग तरीके के आने लग गए, एलईडी, सीआरटी, एलसीडी, ओएलईडी, तो कई सारे तरीके के अलग अलग मॉनिटर आने लग गए। तो कंपनी को कितनी सारी चीजें ध्यान में रखनी होती हैं। एक प्रोडक्ट के कितने सारे कंपोनेंट होते हैं और उस हर कंपोनेंट की कॉस्ट अलग अलग फाइंड आउट करनी होती है, क्योंकि हर कंपोनेंट अलग अलग सेपरेटली मैन्युफैक्चर होता है, फिर फाइनली उसको असेंबल किया जाता है। तो कितना सारा काम करना पड़ता है एक प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालने के लिए। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि कॉस्ट अकाउंटिंग को कोई भी कंपनी हल्के में नहीं ले सकती। कई बड़ी बड़ी कंपनीज जो आज के टाइम पे डिसॉल्व हुई है या फिर इंसॉल्वेंट हुई है, उसका सबसे बड़ा कारण है कंपनी ने अपनी प्रोडक्ट की या सर्विसेज की कॉस्ट अच्छे से फाइंड आउट नहीं करी और फिर फाइनली उसको लॉस हुआ, और लॉस होने की वजह कंपनी जो है वो डिसॉल्व हो जाती है, कंपनी बंद हो जाती है, कंपनी डूब जाती है। तो कॉस्ट फाइंड आउट करना हर बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसी तरीके से केमिकल इंडस्ट्री होती है, स्टील इंडस्ट्री होती है, पेपर इंडस्ट्री होती है। अब हर एक का एग्जांपल इतनी डिटेल में लेंगे तो काफी टाइम लग जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं सर्विस इंडस्ट्री की बात करूं, सर्विस इंडस्ट्री की कॉस्ट निकालने में भी हम कॉस्टिंग के प्रिंसिपल्स और रूल्स की मदद लेते हैं। किस तरीके से, एग्जांपल देखें, होटल, हॉस्पिटल, ट्रांसपोर्ट, एजुकेशन एक्सेट्रा। अब ये सारी की सारी सर्विस इंडस्ट्री है जो आप लोगों को सर्विस प्रोवाइड करवाती है। अगर मैं बात करूं होटल इंडस्ट्री की, तो होटल के अंदर क्या क्या खर्चे हो सकते हैं, आप अंदाजा लगा के देखो, सोच के देखो। होटल में स्टाफ की सैलरी आती है, वेजेस जाती है, पेरोल जाते हैं, फूड की कॉस्ट लगती है, मैन पावर लगती है, लाइटिंग हीटिंग का खर्चा लगता है, हाउसकीपिंग का खर्चा लगता है, रूम मेंटेनेंस की कॉस्ट लगती है, क्लीनिंग, एसी, इलेक्ट्रिसिटी बिल, कई सारे खर्चे हैं। आप गिनते रह जाओगे कितने सारे खर्चे लगते हैं। रूम को मेंटेन करना होता है, मेंटेनेंस कॉस्ट लगती है, गार्डनिंग की कॉस्ट लगती है। तो बहुत सारे, अभी तो मैंने 2 4 5 के नाम लिए, आप अगर काउंट करने जाओगे तो आप काउंट करते रह जाओगे, खर्चों के नाम खत्म नहीं होंगे। तो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज के अंदर अपने आप में बहुत सारे खर्चे होते हैं, और अगर किसी भी खर्चे को हम काउंट करना भूल गए या इग्नोर कर गए तो फिर कंपनी को लॉस होने में देर नहीं लगती, कंपनी किसी भी समय पर डूब सकती है। इसी तरीके से अगर बात करें हॉस्पिटल की, हॉस्पिटल के अंदर अपने क्या क्या खर्चे हो सकते हैं। हॉस्पिटल भी एक सर्विस इंडस्ट्री है, वो भी एक सर्विस प्रोवाइड करवाती है। तो हॉस्पिटल इंडस्ट्रीज के अंदर क्या क्या खर्चे हो सकते हैं, सोच के देखो। मेडिसिन का खर्चा लगेगा, कई सारी मशीन्स लगती हैं, वेंटिलेटर लगता है, ईसीजी मशीन्स लगती हैं, एक्सरे मशीन्स लगती हैं, अल्ट्रासाउंड लगता है, ओटी लाइट्स लगती हैं, कई सारी चीजें लगती हैं। हॉस्पिटल को सैलरी देनी होती है, साफ सफाई का खर्चा लगता है, हॉस्पिटल का मेंटेनेंस करना होता है, सिक्योरिटी का ध्यान रखना होता है, पेशेंट्स के लिए कैंटीन का इंतजाम करना होता है। तो कई सारे खर्चे हैं। हर बिजनेस के अंदर खर्चों की कोई लिमिट नहीं होती, बस हमें यह ध्यान रखना होता है कि हम खर्चों को सही तरीके से कैलकुलेट कर लें, ताकि हम जब सेलिंग प्राइस उसका निकालें तो फाइनली हम कस्टमर से अपनी उस कॉस्ट को रिकवर कर लें और साथ में हमें कुछ प्रॉफिट मार्जिन भी मिल जाए। इसी तरीके की ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री होती है। ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री के बारे में भी आप लोगों को पता ही होगा, तो इसकी डिटेल में हम ज्यादा जाएंगे नहीं। एजुकेशन इंडस्ट्री की बात करें तो आपको समझ में आता ही है, एजुकेशन इंडस्ट्री के अंदर भी कितनी सारी कॉस्ट हो सकती है। तो आपने देखा किस तरीके से एक प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने की कॉस्ट लगती है और एक सर्विस को रेंडर करवाने की कॉस्ट लगती है। तो बहुत सारी कॉस्टें लगती हैं और उसकी कैलकुलेशन भी करनी होती है। तो जितनी ज्यादा कॉस्ट होगी कैलकुलेशन उतनी कॉम्प्लिकेटेड होगी। तो हमें ध्यान से एक एक चीज को समझना है अपने आगे के चैप्टर्स में, और एक एक इंडस्ट्री की कैलकुलेशन को हम करेंगे। हमारे सिलेबस के अंदर एक एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री की कैलकुलेशन करने के लिए अलग अलग चैप्टर्स दे रखे हैं, तो हम आराम से देखेंगे डिटेल में। कॉस्टिंग हेल्प्स इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्सपेंसेस अमंगस्ट वेरियस प्रोडक्ट और सर्विसेज सो एज टू एनेबल एन ऑर्गेनाइजेशन टू फिक्स सेलिंग प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट एंड इट्स प्रॉफिट। तो कॉस्टिंग जो है वो हमें हेल्प प्रोवाइड करवाता है ताकि हम जो है डिस्ट्रीब्यूशन कर सकें अपने खर्चों का कई सारे प्रोडक्ट और सर्विसेज के बीच में से।
तो एक इंडस्ट्री जो है वो कई सारे प्रोडक्ट और सर्विसेज मैन्युफैक्चर करती है, और अगर मान लो एक इंडस्ट्री एक टाइप का प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करती है तो उसके भी अलग अलग कितने सारे कंपोनेंट होते हैं। तो हर कंपोनेंट की अपनी अलग से कॉस्ट होती है, हर कंपोनेंट के अपने अलग से खर्चे होते हैं। तो जो कॉस्टिंग है यह हमें इस तरीके के प्रिंसिपल्स और रूल्स प्रोवाइड करवा देता है ताकि हम जो है अपने खर्चों को डिस्ट्रीब्यूट कर सकें, एक ऑर्गेनाइजेशन इनेबल हो सके अपनी सेलिंग प्राइस को फिक्स करने के लिए और उसमें से प्रॉफिट मार्जिन को कैलकुलेट करने के लिए। तो समझ में आ गया आपको, कॉस्टिंग हेल्प्स इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्सपेंसेस अमंग्स वेरियस प्रोडक्ट और सर्विसेज सो एज टू इनेबल एन ऑर्गेनाइजेशन टू फिक्स सेलिंग प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट एंड इट्स प्रॉफिट। अब चलते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन के ऊपर, जो कि हमारा व्हाट इज कॉस्ट अकाउंटिंग। अब यहाँ पर दो शब्द दे रखे हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग। इसका मतलब हो गया इसके अंदर कॉस्ट भी इंक्लूड है और अकाउंटिंग भी इंक्लूड है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग जो मिलकर बनता है वो बनता है कॉस्ट प्लस अकाउंटिंग। कॉस्ट का मतलब आपको अच्छे से पता है, हमने अपने क्वेश्चन नंबर 1 में देखा था। अब अकाउंटिंग का मतलब भी आपको पता है। अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है, आप अपने 11th क्लास से पढ़ते आ रहे हो। अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट व्हिच आर इन अ पार्ट एट लीस्ट ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट देयरऑफ। तो आपको डेफिनेशन अच्छे से पता है। अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है, हम अकाउंटिंग के अंदर जो है अपनी रिकॉर्डिंग करते हैं, किसकी जर्नल एंट्रीज की, क्लासिफाइंग करते हैं किसके लेजर्स को, समराइजेशन करते हैं किस चीज का, अपने ट्रायल बैलेंस का, किसमें मॉनेटरी टर्म्स में। तो आपको अकाउंटिंग का मतलब अच्छे से पता है। अब कॉस्ट का मतलब मैंने आपको बता दिया, तो मिला दो दोनों को, बन गया कॉस्ट अकाउंटिंग। तो यहां पर हम किस चीज की अकाउंटिंग करेंगे, कॉस्ट की। आपने 11th में पढ़ा था हम किस चीज की अकाउंटिंग करते थे, अपने फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स की। तो यहां पर क्या करना है, अपनी कॉस्ट की अकाउंटिंग करनी है। पढ़ लेते हैं इसको। कॉस्ट अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग फॉर कॉस्ट। कॉस्ट अकाउंटिंग का मतलब हो गया अपने कॉस्ट की अकाउंटिंग करोगे, विच बिगेन्स विद इनकरेंस ऑफ कॉस्ट एंड एंड्स विद कंट्रोल ऑफ कॉस्ट। अब यहां पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा बात उसने कह दी। वो कह रहा है कॉस्ट अकाउंटिंग स्टार्ट कब से होती है, जब से आपके खर्चे स्टार्ट हो जाते हैं, यानी खर्चे इनकर हो जाते हैं, यानी आप खर्चा करना शुरू कर देते हो। ये तो बात बिल्कुल क्लियर है, समझ में आ रही है। कॉस्ट अकाउंटिंग की शुरुआत वहीं से हो जाती है जहां से आप अपने खर्चा करना शुरू कर देते हो। लेकिन ये कॉस्ट अकाउंटिंग एंड कहां पर जाकर होती है, जहां पर आपके खर्चों की अकाउंटिंग हो जाएगी वहां पर ये एंड नहीं होगी। उसके बाद अपने खर्चों को देखना होगा और उसका एनालिसिस करना होगा कि क्या ये खर्चा सही हुआ है, क्या ये खर्चा ज्यादा तो नहीं हुआ। ऐसा तो नहीं है कि अगर हम अपने खर्चे पे कंट्रोल लगाएं तो हम इस कॉस्ट को और भी कम कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट के अंदर कंपटीशन इतना ज्यादा है। कोई भी कंपनी सर्वाइव तब कर सकती है जब वो अपनी कॉस्ट को कम से कम रखे। आप देख सकते हो आज का टाइम इतना कंपटीशन का है कि हर कंपनी कोशिश करती है कि अपने कॉस्ट को किसी भी तरह से कट कर सके, ताकि जो है कस्टमर को इन्फ्लुएंस कर सके कि वो हमारा प्रोडक्ट खरीदे। क्योंकि कंपटीशन इतना ज्यादा है, एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को लेकर मार्केट में इतनी सारी कंपनियां हैं, कस्टमर वहीं जाएगा जहां पर उसको सस्ता सामान मिलेगा। तो कॉस्ट अकाउंटिंग कहता है आपका काम सिर्फ कॉस्ट को फाइंड आउट करके उसको कैलकुलेट करके उसको रिकॉर्ड करना ही नहीं है। आपका काम यहां पर खत्म नहीं होता, उसका एनालिसिस भी करना है और ये देखना है कि कॉस्ट सही इनकर हो भी रही है कि नहीं हो रही। कहीं हम अपनी कॉस्ट को, अपने पैसों को बर्बाद तो नहीं कर रहे। क्या हम कोई ऐसी टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई ऐसी एडवांस मशीन ला सकते हैं जिसकी वजह से हमारी कॉस्ट कम हो सके। क्या हम कोई ऐसे नई नई टेक्नोलॉजीज जो आ रही हैं जो हमारी कॉस्ट को रिड्यूस करती हैं उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आखिर ऐसा हम क्या कर सकते हैं जिसकी वजह से हमारी कॉस्ट पे कंट्रोल लग सके। तो कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए भी कई सारे मेथड्स होते हैं, वो देखेंगे हम आगे अपनी आने वाली क्लासेस के अंदर कि कॉस्ट को कंट्रोल करने के कितने मेथड्स होते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर आपको ये समझना है कि कॉस्ट अकाउंटिंग शुरू कब से होती है, जब आपका खर्चा इनकर हो जाता है, और खत्म कब कहां पर होती है, जहां पर आप अपने कॉस्ट को कंट्रोल कर लेते हो। तो कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर कॉस्ट भी आ गया, कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर कॉस्टिंग भी आ गया। कॉस्ट अकाउंटिंग एक वाइडर टर्म हो गई एज कंपेयर टू कॉस्ट और कॉस्टिंग। तो समझ में आ गया। इन अदर वर्ड्स, इसी को दूसरे शब्दों में लिखा है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से समझ में आ जाएगा। इट इज अ फॉर्मल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग बाय मींस ऑफ विच कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट, सर्विस और एक्टिविटीज आर एसर्टेन एंड कंट्रोल्ड। कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर अकाउंटिंग शब्द आ रखा है, तो फॉर्मल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग की बात तो आनी ही आनी है, क्योंकि इसके अंदर आपको रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग तो करना ही करना है अपनी कॉस्ट को। तो उसके लिए आपको कई सारी जर्नल एंट्रीज पास करनी होगी, लेजर्स बनाने होंगे। तो कॉस्टिंग की अपनी जर्नल एंट्रीज होती हैं, अपने लेजर्स होते हैं, उसके अपने रूल्स और प्रिंसिपल्स होते हैं। वो हम देखेंगे अपने आगे के चैप्टर्स में किस तरीके से कॉस्टिंग की जर्नल एंट्रीज और लेजर्स बनाए जाते हैं, कॉस्टिंग के अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स बनाए जाते हैं। तो कॉस्ट अकाउंटिंग का मतलब हो गया फॉर्मल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग बाय मींस ऑफ विच, जिसकी मदद से प्रोडक्ट की कॉस्ट को, सर्विस की कॉस्ट को, कोई भी एक्टिविटीज की कॉस्ट को एसर्टेन करते हैं और कंट्रोल करते हैं। तो समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं, आसान डेफिनेशन है। 10 कॉस्ट अकाउंटिंग कंप्राइजेस। अब कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है, तो 4 चीजें होती हैं, सिंपल है। कलेक्टिंग, क्लासिफाइंग, रिकॉर्डिंग, एलोकेटिंग एंड एनालिसिस द कॉस्ट। तो कलेक्ट करेंगे हम कॉस्ट को, फिर क्लासिफाई करेंगे, रिकॉर्डिंग करेंगे, एलोकेटिंग करेंगे, एनालिसिस करेंगे उस कॉस्ट का, क्योंकि यहाँ पर अकाउंटिंग शब्द आया तो ये सारी चीजें तो होनी है। प्रिपरेशन ऑफ पीरियोडिकल स्टेटमेंट एंड रिपोर्ट्स फॉर एसेटिंग एंड कंट्रोलिंग कॉस्ट।
तो पीरियोडिकल स्टेटमेंट बनाई जाती हैं। जिस तरीके से फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पीरियोडिकल स्टेटमेंट होती है, उसी तरीके से यहाँ पर भी पीरियोडिकल स्टेटमेंट्स बनाएंगे, रिपोर्ट्स बनाएंगे, एनालिटिकल रिपोर्ट्स तैयार होंगी इसमें, ताकि जो हम कॉस्ट को एसेर्टेन कर सकें और उसको कंट्रोल कर सकें। एप्लीकेशन ऑफ कॉस्ट कंट्रोल मेथड्स, मैंने बताया था कॉस्ट को कंट्रोल करने के कई सारे मेथड्स होते हैं, उसको हम देखेंगे। एसर्टेनमेंट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ एक्टिविटीज कैरिड आउट और प्लान्ड। पूरी कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ते समय हमें सिर्फ कॉस्ट को ध्यान नहीं रखना, क्योंकि कॉस्ट निकाल हम क्यों रहे हैं, कोई बिजनेस हम बेसिकली कर क्यों रहे हैं, क्योंकि हमें फाइनली क्या चाहिए, प्रॉफिट चाहिए। अगर हमें प्रॉफिट ही नहीं मिला तो हम बिजनेस करेंगे ही नहीं, कॉस्ट निकालने की तो बात ही नहीं आएगी। तो कॉस्ट अकाउंटिंग कहता है इस बात को भी कैलकुलेट कर लेना कि आपको प्रॉफिट कितना हो रहा है। तो एसर्टेनमेंट ऑफ प्रॉफिट ऑफ एक्टिविटीज कैरिड आउट और प्लान्ड, तो अपने प्रॉफिट का भी ध्यान रखना, क्योंकि सबसे जरूरी तो यही बात है कि हमें अपने प्रॉफिट को देखना है। अगर बिजनेस के अंदर प्रॉफिट ही नहीं होगा तो बिजनेस तो चल ही नहीं सकता। तो कॉस्ट अकाउंटिंग कहता है सिर्फ कॉस्ट को ही कैलकुलेट मत करना, साथ के साथ प्रॉफिट को भी कैलकुलेट करना। तो समझ में आ गया होगा आपको कि आखिर कॉस्ट अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है। तो हमने 3 क्वेश्चन देख लिए, व्हाट इज कॉस्ट, व्हाट इज कॉस्टिंग और व्हाट इज कॉस्ट अकाउंटिंग। तो आप देखते हैं नीचे इस नोट को। कॉस्ट अकाउंटिंग बेसिकली किसके पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा जाता है, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, या मैं कहूं बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से। आपको मालूम है पर्पस क्या है कॉस्ट अकाउंटिंग को करने का, टू फाइंड आउट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज। बेसिकली हमारा जो प्राइमरी पर्पस होता है कॉस्ट अकाउंटिंग करने का, वो क्या होता है, प्रोडक्ट और सर्विसेज की कॉस्ट को कैलकुलेट करना। हम आगे जो है जो चीजें हमने समझी है अपने थ्योरी में, उसी चीज को हम प्रैक्टिकली अप्लाई करके अपने प्रैक्टिकल प्रॉब्लम से समझेंगे। तो ये मैंने नीचे आपके लिए कुछ क्वेश्चन निकाल रखे हैं, इसको अभी हम देखते हैं।